नमस्कार प्यारे साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट, पीएसआई, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, ये क्लास राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें बार बार पूछे जा रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है। साथियों, तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक। साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना साथियों। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि विच्छेद सही किया गया है? साथियों, यहाँ पे सही संधि विच्छेद अपन को ढूंढना है। तो वयो वृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वयो प्लस वृद्ध नहीं होगा साथियों, यहाँ क्या हो जाएगा? वयो प्लस वृद्ध है। यहाँ पे क्या जाएगा? वृद्ध है। ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? ये होगा विसर्ग संधि का। साथियों, यहाँ पे सारे के सारे किसके? विसर्ग संधि के उदाहरण है ये। कौन सी संधि के? विसर्ग संधि के। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य प्लस अन्य, क्या बन जाएगा? अन्योन्य। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये अन्योन्य बन जाएगा। यशो भूमि का क्या होगा? यश प्लस भूमि। तो यहाँ पे भूमि में कौन सी मात्रा जाएगी? यहाँ पे भूमि में बड़ी की मात्रा जाएगी, बड़े उ की मात्रा जाएगी। ठीक है, यश प्लस भूमि। सिरा प्लस भाग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर। क्या हो जाएगा? सिर प्लस भाग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सिरोभाग। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, अन्य प्लस अन्य बराबर क्या बन जाएगा? अन्योन्य। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अन्योन्य। बाकी यहाँ पे भूमि में बड़ी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ सिरा नहीं होकर क्या हो जाएगा? सिरा। और ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? विसर्ग संधि के। किसके हो जाएंगे? विसर्ग संधि के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से असुमेलित यानी गलत ऑप्शन का अपन को चूज करना है। भातृ प्लस उपकार क्या बन जाएगा? भातृ उपकार। क्या बन जाएगा? भातृ उपकार। वधु प्लस इच्छा क्या बन जाएगा? वध्वी इच्छा। तो यहाँ पे वधु में कौन सी मात्रा जाएगी? वधु, जाहिर सी बात है, वधु कब होती है? जब वो 18 साल की हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? हमेशा वधु में बड़ी यू की मात्रा आती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 2, वधु प्लस इच्छा, वध्वी इच्छा। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी यण। यण संधि हो जाएगी। ठीक है, और भातृ प्लस उपकार बिल्कुल सही है। गति प्लस अवरोध क्या बन जाएगा? गत्य अवरोध। मधु प्लस अरि क्या बन जाएगा? मध्वरी। क्या बन जाएगा? मध्वरी। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? ये सारे के सारे यण संधि के उदाहरण है साथियों। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वधु में उ की बड़ी मात्रा आएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रति, प्रह और प्र। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे प्रत्येक शब्द में प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा? प्रत्येक, जिसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हर एक होता है, यानी हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, उसके लिए क्या क्या बोलते हैं? प्रत्येक। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाता है? यानी जैसे कोई भी पत्र पहले भेजा गया है, फिर उसी पत्र को उसी रूप में दोबारा पुनः भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा रूप माना जाता है? अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और अनुस्मारक। के सारे किसके रूप है? पत्रों के रूप है। तो अनुस्मारक क्या होता है? किसी पत्र को दोबारा यानी रिमाइंडर, जो पत्र क्या करता है, यानी पहले वाले पत्र पर ध्यान केंद्रित या उसको याद दिलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? यानी जो मुख्य पत्र होता है उसके साथ उससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ें भी जोड़ी जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन? परिपत्र, पत्र लेखन, प्रतिलिपियां और संलग्नक। तो संलग्नक क्या करते हैं अपन? उसके साथ जो प्रतियां करते हैं उसको किस में रखते हैं? संलग्न में, 1 2 3 क्रम से रखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? संलग्न। इसका मतलब होता है यानी साथ में जुड़ा हुआ या उससे संबंधित वस्तु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द आ रहा है यहाँ पे? सज्जन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सज, सह, सत्य और सम। तो साथियों, यहाँ पे सज्जन शब्द में सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सज्जन। सत प्लस जन से क्या बनता है? सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, यानी सज्जन किसके लिए बोलते हैं? यानी भला आदमी या शरीफ आदमी को क्या कह देते हैं? सज्जन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सत उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वह कहलाते हैं। यानी वह प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका अर्थ या उनका रूप बदल देते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं? शब्द का अर्थ या रूप बदलते हैं उसी, और शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? पीछे। और संज्ञा शब्दों के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा शब्द या शब्दों का अर्थ बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? पारसी प्रत्यय,
अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ये सारे किसके रूप है? प्रत्यय के रूप है। तो संज्ञा शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी वह शब्दांश होते हैं जो क्रिया के अतिरिक्त यानी क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सार्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं तद्धित प्रत्यय? जैसे वान, दार, ता, पन, पा, या, आनी इत्यादि। जैसे उदाहरण के लिए धन प्लस वान क्या बन जाएगा? धनवान। ठीक है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। जबकि कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? ये क्रिया के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? क्रिया के साथ लगते हैं, और क्रिया के साथ लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। और तद्धित संज्ञा, सार्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। ये इनकी क्या है? मूल पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, अपन को ढूंढना है। बाकी है पंचानन, चक्रपाणि, नीलकंठ और त्रिवेणी। ठीक है, तो पंच है आनंद जिसके, वह कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शंकर, यानी बहुव्रीहि में चला जाएगा। तीसरा अर्थ आ गया ना, तो बहुव्रीहि। चक्र है पानी में जिसके, कौन? विष्णु। चक्र है पानी में जिसके, वह विष्णु। तीसरा अर्थ यानी बहुव्रीहि में चला जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह कौन? शिव। ये भी बहुव्रीहि में चल जाएगा। लेकिन त्रिवेणी शब्द का समास विग्रह कैसे होगा? त्रिवेणी का होगा तीन नदियों का संहार, यानी इसका एक प्रथम पद क्या आ गया? संख्यावाची। तीन नदियों का संहार, यानी ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा दिग्गु समास में। कौन से में? दिग्गु समास में। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे पूछा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये किसका हो जाएगा? दिग्गु का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? यहाँ पे शब्द आया है धीरे धीरे, यानी शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और आवृत्ति वाले शब्द क्या होते हैं? अव्यय। और जिस समास में अव्यय शब्द आ जाए वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव, न कि क्रमधार या दिग्गु या द्वंद्व। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अव्यय शब्द आने के साथ क्या हो जाएगा? ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पे कौन सा विकल्प है जिसमें तत्सम शब्दों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। खंबा मूसल, वत्स वूलक, नाजी सेमिनार और आसमान श्यामलक। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें तत्सम शब्द है? सभी के सभी कौन क्या होना चाहिए? तत्सम शब्द। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 वत्स। वत्स कौन सा शब्द है? तत्सम। और उलक, उलक भी कौन सा हो गया? तत्सम। और इनके जैसे क्या बनेंगे? तद्भव कैसे बनेगा? वत्स का तद्भव क्या होगा? वत्स का तद्भव होगा बच्चा या बछड़ा। ये वत्स क्या है? संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? पुत्र। और हिंदी में प्रयोग होने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाता है? बच्चा या बछड़ा। ठीक है, और उल्लू का क्या बन जाएगा? इनका बन जाएगा उल्लू। क्या बन जाएगा? उल्लू। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। बाकी जैसे ये मूसल, सेमिनार इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, और ये आसमान ये क्या है? तद्भव है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब ये असुमेलित कैसे है? जैसे आर्द्रक और परीक्षा तत्सम शब्द है, जोहरी और मुहैया देशज शब्द है, गवैया चौकोर तद्भव शब्द है, मालवाक और ज्यादातर संकर शब्द है। तो यहाँ पे असुमेलित अपन को ढूंढना है। अदरक और परीक्षा क्या कौन से शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन जोहरी और मुहैया ये देशज शब्द नहीं है साथियों। किस कौन से शब्द है? ये देशज शब्द नहीं होके क्या हो जाएंगे? ये पारसी भाषा के शब्द है, जो कि क्या है? विदेशी शब्द है। पारसी शब्द भाषा के शब्द होने के कारण कौन से शब्द हो गए? विदेशी, ना कि देशी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? राइट हो गया, यहाँ पे असुमेलित हो गया। बाकी गवैया चौकोर ये तद्भव शब्द है, मालवाक ज्यादातर ये संकर शब्द है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। साथियों ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। शेर को देखकर उसके क्या होते हैं? प्राण। प्राण क्या है? यहाँ पे बहुवचन है, तो उसके जिक्र क्या जाएगा? उसके प्राण सूख गए थे। ठीक है, प्राण बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या आनी चाहिए? बहुवचन में आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। बाकी जैसे कल रेलवे के कई कर्मचारियों की पदोन्नति हुई, ये तीनों क्या है? सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। क्या ये कहावत है? इसका अर्थ क्या होगा? इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन चिंता का कारण होता है, नींद न आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। तो क्या हो जाएगा? अधिक धन चिंता का कारण होता है। क्या होता है? अधिक धन चिंता का कारण होता है। उसी के लिए कहावत क्या है? कोटी वाला तो रोवे और छप्पर वाला क्या करता है? सोवे। उसको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। ठीक है,
यानी अधिक अधिक धन चिंता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे कौन सी है? संज्ञा नहीं है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता, तो इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों यहाँ पे? तो कौन सी हो जाएगी? ये जो ममता शब्द है साथियों यहाँ पे, ये किससे बनी हुई है? ये ममता शब्द सार्वनाम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ममता। ममता ये ममत्व से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। जो ममत्व में क्या शब्द आएगा? मम। और मम किस में जाता है? सार्वनाम में जाता है। मम क्या कहलाता है? मम यानी मेरा ये क्या है? सार्वनाम है। क्या है? सार्वनाम। ठीक है। और बाकी जैसे प्राथमिकता, प्राथमिकता में क्या है? प्रथम विशेषण हो गया। प्रथम इसमें क्या है? विशेषण है। सुंदर में क्या है? सुंदर विशेषण है। और समता में सम विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मम किससे बनी हुई है? ये सार्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों। यहाँ पे क्रिया से कौन सी नहीं? पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना क्रिया से क्या बनी है? पढ़ाई। दौड़, दौड़ना क्रिया से क्या बनी है? दौड़। और उतराई किससे बनी है? उतरना क्रिया से। बाकी खटाई किससे बनी है साथियों? यहाँ पे विशेषण से बनी हुई है। किससे बनी है? विशेषण से। खट्टा क्या होता है? विशेषण। ठीक है, विशेषण से बनी क्या है? भाववाचक संज्ञा। खट्टा क्या है यहाँ पे? विशेषण। खटाई किससे बनी है? खट्टा विशेषण से बनी हुई संज्ञा कौन सी है? खटाई। और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सारी की सारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है। कौन सा शब्द दिया है इंग्लिश का? एडवोकेट। ठीक है, अभियोजनकर्ता, अभियुक्त, अपीलकर्ता और अधिवक्ता, तो कौन सा हो जाएगा? एडवोकेट। इसको तो सभी जानते हैं। एडवोकेट किसको कहते हैं? अधिवक्ता या वकील। क्या हो जाएगा? वकील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। इधर कौन से पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द है और इधर हिंदी प्रयोग है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सार या सारांश। और अफेयर्स यानी क्या हो जाएगा? अफेयर्स यानी ऑप्शन नंबर 1 कार्य मामले बोलते हैं अपन, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? कार्य मामले में। और एक्टिंग का मतलब कार्यवाहक यानी कार्य करने वाला। अभिनेता क्या करता है? एक्टिंग करता है, यानी उस कार्य को करने वाला या अभिनय करने वाला यानी कार्यवाहक। और एड वॉइस, इसका मतलब क्या होता है? एड वॉइस का मतलब होता है सलाह या परामर्श, सुझाव। ये किसका मतलब होता है? एडवाइस का। ठीक है ना, एडवाइस लेना देना, परामर्श लेना, परामर्श देना, इसके लिए एडवाइस देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 3 1 4 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 3 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? यहाँ पे विलोम बिल्कुल एग्जिट विलोम युग्म अपन को देखना है। विरोध का क्या होता है? अवरोध। क्या होता है? अवरोध। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विरोध का तो क्या होता है? समर्थन या सहयोग। शेष का क्या होता है? शेष का अवशेष। अवशेष नहीं होता साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेष का अशेष या निशेष होता है। अनुदान का अवदान नहीं होता साथियों। अनुदान का क्या होता है? अनुदान का होता है जैसे भार, शुल्क या प्रभार। ठीक है, और उन्नति का क्या बन जाएगा? अवनति। क्या बन जाएगा? अवनति। उन्नति का क्या बन जाएगा? अवनति। बिल्कुल राइट है ये साथियों, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 उन्नति का विलोम क्या बन जाएगा? अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? तो कौन सा हो जाएगा? भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास व चुनाव, पूजा या जवानी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भूल। भूल किससे बनाए? भूलना क्रिया से। और हंसी किससे बनाए? हंसना क्रिया से। और ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूल और हंसी किससे बनाए? क्रिया से बने निर्मित संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी जैसे यहाँ पे अच्छाई और मिठास, ये अच्छा मीठा ये क्या है? विशेषण है। अच्छाई और मिठास ये क्या है? विशेषण शब्दों से बने हुए, ना कि किसी क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दौड़कर चलते हो, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पद का उदाहरण है। कौन सा? तुम। यानी तुम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से तुम शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा और सार्वनाम। तो तुम शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? तुम शब्द हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ये सार्वनाम शब्द है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सार्वनाम। तुम, मैं, हम, ये कौन से शब्द है? ये सार्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, और ये तुम शब्द सार्वनाम में भी कौन सा सार्वनाम है? ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष वाचक सार्वनाम है। कौन सा? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरुषवाचक सार्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सार्वनाम से संबंधित वाक्य है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। कल कोई आया था। यह घर बहुत सुंदर है। यह घर बहुत सुंदर है। वे लोग कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सार्वनाम से संबंधित वाक्य अपन को क्या करना है, चूज करना है। तो कौन सा हो जाएगा, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। या वह शब्द आया है ना इसमें, इस वाक्य में कौन सा शब्द वह, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सार्वनाम शब्द में। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सार्वनाम शब्द को वह शब्द क्या करता है, दर्शाता है। बाकी में जैसे कोई शब्द आया है ना यहाँ पे, कोई, ये किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनाम में। और यह, वे, ये किस में चला जाएगा, ये निश्चयवाचक सार्वनाम में चला जाएगा। लेकिन अन्य पुरुषवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, वह शब्द। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्या शब्द दे रखा है, पहले। पहले शब्द में क्रिया विशेषण शब्द बताना है अपना। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पहले शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। परिमाणवाचक और कालवाचक। तो यहाँ पे जो पहले शब्द है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है समय या काल को। किसको दर्शा रहा है, समय या काल को। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कालवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है पहले। अपना राइट आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन ये जो क्रिया विशेषण है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे ये, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पहला तो कौन सा हो गया, पहला हो गया कालवाचक। कालवाचक में जैसे समय बताने वाले शब्द, जैसे कल, सुबह, प्रतिदिन, ये कौन से हो गए, कालवाचक। और उसके बाद आता है दूसरा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी तरीका बताने वाले शब्द, किसी कार्य का तरीका बताने वाले शब्द, जैसे धीरे धीरे, अच्छी तरह, ये किस में चले जाएंगे, ये रीति यानी तरीका बताने वाले शब्द में चला जाएंगे। और स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसको दर्शाते हैं, स्थान को बताते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ये क्या होते हैं, स्थानवाचक। कौन सा स्थान, अंदर, बाहर, ये किस में चला जाएगा, स्थानवाचक में। और जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं ये किसको बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। किसको बताते हैं, मात्रा को, जैसे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलना और चलाना यानी चलना चलाना, ये क्या है, चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनो, यानी चलना और चलाना ये किस क्रिया का उदाहरण है, समाप्ति बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया और यौगिक क्रिया। तो साथियों ये चलना चलाना किस क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने यौगिक क्रिया के। किसके हो जाएंगे, यौगिक क्रिया के। यौगिक क्रिया यानी 2 तत्वों से मिलकर बनी क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया बन जाती है। 2 तत्वों से मिलकर कौन सी क्रिया बनती है, यौगिक क्रिया। जैसे यहाँ पे क्या है, चलना चलाना। ठीक है, इसमें क्या है, 2 धातु है, चलना चलाना। पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़वाना। खाना से खिलाना, चलना से चलाना। तो इस तरह ये यौगिक क्रिया के क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा पढ़कर सोती है। राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है। साथियों यहाँ पे शब्द दिया है पढ़कर, ये किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यौगिक क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का और मूल क्रिया का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़कर, कर शब्द आया है इसमें, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पूर्वकालिका का। यानी पहला कार्य तो क्या होगा, राधा, पहला कार्य क्या होगा इसमें, पढ़कर यानी पढ़ना, फिर सोती है यानी कर शब्द आ गया, उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शब्द और विलोम शब्द को सुमेलित करना है। ग्राह्य, ग्राह्य का किससे हो जाएगा, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने का उल्टा क्या हो जाएगा, त्याज्य। क्या हो जाएगा, त्याज्य यानी त्यागना। क्या हो जाएगा, त्यागना। और ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश यानी चमक, चमक का उल्टा क्या हो जाएगा, तम यानी अंधेरा। क्या हो जाएगा, तम यानी अंधेरा। सत्य, सत्य का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ यानी मिथ्या। क्या हो जाएगा, असत्य, झूठा, मिथ्या। ठीक है, किसका हो जाएगा, सत्य का उल्टा। और आर्द्र यानी गीला या नम, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, सूखा या शुष्क। क्या होना चाहिए, सूखा या शुष्क। तो अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, कूट में 3 1 2 4। क्या होना चाहिए, 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 होगा साथियों। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। इधर क्या दे के शब्द और इधर क्या दे के पर्यायवाची। ठीक है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची क्या होते हैं, पृथ्वी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचला। क्या हो जाएगा, भूमि, दरा, वसुंधरा, किसके होते हैं, पृथ्वी के। और बिजली का क्या हो जाएगा, चपला, तड़ित, ये किसके होते हैं, बिजली के होते हैं। ठीक है, और कमल का क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा पंकज, पंकज। ठीक है,
और दानव का क्या हो जाएगा, निशाचर। ठीक है, निशाचर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। साथियों यहाँ पे अनेकार्थक शब्द है, कौन सा, कनक। इसका एक अर्थ कौन सा नहीं होगा, बाकी तीन होंगे, सोना, पुत्री, धतूरा और गेहूं। तो एक अर्थ कौन सा नहीं होगा, पुत्री। कौन सा नहीं होगा, पुत्री। बाकी सोना, धतूरा, गेहूं, ये किसके अर्थ होते हैं, कनक। ठीक है, कनक कनकती 100 गुनी मादुकता आदि का दोहा याद है ना। तो कनक का मतलब क्या 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 होता है, धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, गेहूं होता है, लेकिन पुत्री कनक का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से शब्द और शब्द का संबंध अपन को मिलान करना है साथियों। यहाँ पे शब्द का संबंध अपन को क्या करना है, मिलान करना है। अकथनीय, अकथनीय शब्द के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके यानी अकथनीय है। अनेर शब्द का मतलब बिना देख रेख का जानवर। कौन सा हो जाएगा, बिना देख रेख का जानवर यानी आवारा पशु। क्या हो जाएगा, आवारा पशु। और अकथित का क्या हो जाएगा, जो कहा न गया हो। अकथित यानी कहा न गया हो। अप्रगल्भ, इसका मतलब हो जाएगा सुस्त, जो बढ़ चढ़कर ना बोले। क्या हो जाएगा, सुस्त। सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले यानी शर्मिला, उत्साहीन व्यक्ति, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, अप्रगल्भ या सुस्त व्यक्ति। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। कौन कौन से हो जाएंगे, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य है। साथियों यहाँ पे कौन सा वाक्य ढूंढना है अपन को, अशुद्ध लिखित वाक्य ढूंढना है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, मेरा भक्त कवयित्री थी, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, अब वह वापस लौट चुका होगा। तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध वाक्य ढूंढना है साथियों। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 अब वह वापस लौट चुका होगा की जगह क्या होना चाहिए, अब वह लौट चुका होगा। ठीक है, वापस और लौटने का अर्थ ही एक ही होता है, यानी यहाँ पे लौटना ही होता है। वापस लौट चुका होगा तो वापस वह, अब वह लौट चुका होगा। यहाँ पे कौन सा दोष आ गया, यहाँ पे पुनरक्ति दोष आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द हैं अधिशासी, अनुग्रहित, प्रज्वलित और याज्ञवल्लक। तो यहाँ पे शुद्ध लिखित शब्द अपन को बताना है साथियों। तो शुद्ध लिखित यहाँ पे याज्ञवल्लक ऐसे नहीं लिखते, क्या शब्द होता है, याज्ञवल्लक के, एक ऋषि का नाम है साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, याज्ञवल्लक के। ठीक है, याज्ञवल्लक के, ये हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। और अनुग्रहित, अनुग्रहित ये क्या है, शुद्ध शब्द है, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित, यानी जिसपे उपकार किया गया हो। अनुग्रहित का मतलब क्या होता है, जिसपे उपकार किया गया हो। और अधिशासी का मतलब शासन करने वाला या प्रशासक। क्या हो जाएगा, शासन करने वाला या प्रशासक। और प्रज्वलित का मतलब प्र प्लस ज्वलित, प्रज्वलित यानी जलता हुआ। और याज्ञवल्क्य ये एक ऋषि का नाम है। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। प्रज्वलित ये से नीलाता साथियों, ये आता है प्र प्लस ज्वलित, प्रज्वलित। ठीक है, और अधिशासी, अधिशासी में कौन सा आएगा, ये उल्टा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये गलत है। अधिशासी कैसे आता है, अधिशासी, इनको एक बार शुद्ध लिख के देखते हैं अपन। अधिशासी शब्द, यहाँ पे हो जाएगा अधिशासी, ये वाला अधिशासी आएगा। ठीक है, प्रज्वलित, प्रज्वलित ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जीके वाले क्वेश्चन आ गए साथियों। यहाँ पे जयपुर स्थित गेटोर की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। कहाँ, कौन सी छत्रियां, गेटोर की छत्रियां। साथियों यहाँ पर जयपुर में स्थित है गेटोर की छत्रियां, तो जयपुर में कौन सा राज परिवार हो जाएगा, हाडा, सिसोदिया, परमार और कछवाहा। तो जयपुर में कौन से राजवंश का शासन था, वो था कछवाहा राजवंश। किसकी छत्रियां हो जाएगी गेटोर में, कछवाहा राजवंश। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 खंभों की छतरी स्थित है। साथियों जो 32 खंभों की छतरी है राजस्थान में, वो कहाँ पे स्थित है, तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में, बांडोली में, उदयपुर में और गोकुंदा में। तो कहाँ पे हो जाएगी 32 खंभों की छतरी, वो हो जाएगी रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ पे हो जाएगी, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। किसकी छतरी है, यह हमीर देव चौहान की, बहुत पराक्रमी चौहान शासक थे। इसके टाइम पे राजस्थान का प्रथम क्या हुआ था, साका हुआ था 1303। हमीर देव की छतरी कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी है। 32 साल वर्ष करने के
उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया। जबकि राजस्थान में 32 खंभों की दूसरी छतरी कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो किसकी है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। राजस्थान में 32 खंभों की दो छतरियाँ, एक तो रणथंभौर और दूसरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ा बाघ छतरियाँ कहाँ स्थित है। बड़ा बाघ की छतरियाँ कहाँ अवस्थित है, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर और बारडोली। तो साथियों बड़ा बाघ की छतरियाँ कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने जैसलमेर जिले में। कहाँ पे हो जाएगी, जैसलमेर के राजाओं की जैसलमेर जिले में क्या कहलाती, बड़ा बाघ की छतरियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। जो घोड़ादाई थी उसकी छतरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, राजा अजीत सिंह, गंगा सिंह, जसवंत सिंह और ईश्वर सिंह। तो कौन करवाएगा, अजीत सिंह के द्वारा किसका, घोड़ादाई की छतरी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसका, यह करवाया था 1704 में। कब, 1704 में अजीत सिंह द्वारा घोड़ादाई का छतरी का निर्माण अजीत सिंह करवाते हैं। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर अवस्थित है, कौन सा कुंड, देवी कुंड सागर की छतरियां उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो साथियों यहाँ पे देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी देवी कुंड सागर की छतरियां बीकानेर में। कहाँ पे हो जाएगी, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार उदयपुर में आहार की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो आहार में किस राज परिवार की छतरियां हो जाएगी, कछवाहा, ये तो जयपुर के थे, चौहान, राठौर और सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश कहाँ पे हुआ है, मेवाड़। और उदयपुर में आहार की जो छतरियां हैं वो किससे संबंधित हो गई, सिसोदिया राजवंश, यानी ये मेवाड़ के शाही परिवार सिसोदिया राजवंश के राजाओं की क्या है, छतरियां हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है। कितनी छतरियां हैं, 66। कहाँ पे, सारबाग। अभी सारबाग कहाँ पे है, बूंदी, उदयपुर, अजमेर और अलवर। तो कहाँ पे हो जाएगी, सारबाग की ये हो जाएगी बूंदी में, बूंदी के शासकों की। कहाँ पे हो जाएगी, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। साथियों पटुओं की हवेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ पे हो जाएगी पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी जैसलमेर जिले में। कहाँ पे हो जाएगी, जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर में ये 5 हवेलियों का, कितने, 5 हवेलियों का एक ये क्या है, समूह है। और इसका निर्माण कौन करवाते, इसका निर्माण 19वीं सदी में, कौन सी सदी में, 19वीं सदी में गुमान चंद पटवा ने, ये कौन थे, व्यापारी थे। गुमान चंद पटवा एक व्यापारी थे जिसने अपने 5 बेटों के लिए या पुत्रों के लिए इन हवेलियों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कितनी हवेलियां, ये 5 हवेलियों का एक समूह है, क्या, पटुओं की हवेली। इसी को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पटुओं की हवेली, जो कहाँ पे पड़ती है, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। साथ भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हो जाएगी, शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो जिस भित्ति चित्रों के लिए, शेखावाटी के अंदर भित्ति चित्रों के लिए, और ये भित्ति चित्र किनसे संबंधित है, ये धार्मिक, किससे, एक तो धार्मिक हो गए, ठीक है, और एक दैनिक जीवन और एक दरबारी जीवन, ठीक है। इनका चित्रण जीवन दृश्य के रूप में चित्रित किया गया है। किसका, धार्मिक, दैनिक जीवन और दरबारी जीवन दृश्यों का चित्रण शेखावाटी के अंदर, भित्ति चित्रण के अंदर देखा जाता है। अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ियों की हवेली, कौन सी हवेली, लड़ियों की हवेली तथा गयनिका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। तो ये गयनिका और लड़ियों की हवेली कहाँ पे है, मंडावा, मुकुंदगढ़, बगड़ और नवलगढ़। तो झुंझुनू जिले के जो मंडावा है वो ये शेखावाटी के पंचपाणे में भी है, कौन, मंडावा। तो झुंझुनू जिले का मंडावा जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, लड़ियों की हवेली और गयनिका की हवेली के लिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था, दादू दयाल, लालदास, जसनाथ और रज्जब जी। तो किसको किया गया था, वो किया गया था अकबर ने, किसको किया गया था, दादू दयाल को। किसको किया था, दादू दयाल को। कब किया था, ये किया था 1585 में। 1585 में मतलब अकबर ने एक धर्म के लिए विचार विमर्श हेतु किस इबादत खाने की स्थापना की थी और उसके धर्म के विचार विमर्श हेतु किसको आमंत्रित किया था, दादू दयाल को, ठीक है, धर्म पे चर्चा करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वो कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो अकबर से भेंट कौन करेगा, जिसको अकबर आमंत्रित करेगा। अकबर को आमंत्रित फतेहपुर सीकरी में किसको किया था, वो किया था दादू दयाल को। किसके किया था, दादू दयाल को। धर्म पर बड़े बड़े उस टाइम के बड़े बड़े विद्वानों या संतों को सभी को आमंत्रित किसने किया था, अकबर ने, धर्म पे चर्चा करने के लिए सभी धर्म से इनको आमंत्रित किया था। तो दादू दयाल भी उनमें से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में कौन फैलाते, निम्बार्काचार्य, नानक, दादू दयाल और सूरदास जी।
तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? दादू दयाल जी थे। कौन थे? दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? कौन सा संप्रदाय के साथियों? यहाँ पे नाथ संप्रदाय। वो नाथ संप्रदाय के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? वो जाना जाता है जोधपुर का महामंदिर। कौन सा? महामंदिर। ठीक है, महामंदिर में नाथ संप्रदाय का केंद्रीय मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क साथियों, यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी? मेड़ता में, नारायणा में, रैण में और सलेमाबाद में। तो कहाँ पे हो जाएगी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी सलेमाबाद। कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। कहाँ पड़ता है ये? अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन थी? यानी शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? जोधपुर रियासत हो जाएगी साथियों। यहाँ पे कौन सी रियासत हो जाएगी? जोधपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? साथियों यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी निर्गुण उपासक कौन सा संप्रदाय नहीं है? जसनाती, दादू, रामसनेई संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो साथियों यहाँ पे जसनाती, रामसनेई और दादू संप्रदाय तो कौन से? निर्गुण संप्रदाय। लेकिन यहाँ पे नाथ संप्रदाय कौन सा नहीं है? ये सगुण प्लस निर्गुण दोनों संप्रदाय के बीच का एक मिश्रित विचारधारा वाला क्या है? संप्रदाय। इसलिए अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, वासव, कौशिक और वसुबंधु। तो लकुलिश जी किस संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे? पशुपति संप्रदाय। और लकुलिश जी संप्रदाय के लिए कौन सा मंदिर जाना जाता है? एक लिंग मंदिर। कहाँ पे? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई? यानी जसनाती संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर और भरतपुर। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना या तो कहाँ होती है? बीकानेर के कौन सी जगह पे? कतरियासर। कहाँ पे होती है? कतरियासर में। कहाँ पे? कतरियासर, बीकानेर में। और इस संप्रदाय से कौन सा नृत्य संबंधित है? अग्नि नृत्य। कौन सा हो जाएगा? अग्नि नृत्य। जो जसनाती सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो अग्नि के धधकते अंगारों पे क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है? 36 नियम है। कितने नियम हो जाएंगे? 36 नियम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 नियम। 36 नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में रहा है। जो क्षेत्रपाल है ये राजस्थान की संस्कृति में किस नाम से जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में है। तो साथियों क्षेत्रपाल ये तो एक ग्राम देवता के रूप में हर गांव के अंदर मान्यता है। किसको? क्षेत्रपाल को। हर गांव के बाहर क्षेत्रपाल जी का क्या होता है? थान होता है, स्थान होता है। ये हर गाँव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया जो बाबा है ये आराध्य देवता है। किस जाति के हैं? गोडवाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के और उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो किसके हो जाएंगे ये हो जाएंगे गोडवाड़ के, मीणाओं के क्या हो जाएंगे? भूरिया बाबा आराध्य देवता हो जाएंगे। कहाँ के? गोडवाड़ के। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गाँव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हो जाएगा? बाड़मेर, तिलवाड़ा कौन से लोक देवता? गोगा जी, रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी। तो किन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का स्थान कहाँ पे? तिलवाड़ा, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मल्लीनाथ जी के नाम के आधार पर ही बाड़मेर में मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा है। ठीक है, मालानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक विभाग लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। कौन से लोक देवता हो जाएंगे? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो वो कौन से हो जाएंगे? देवनारायण भगवान की फड़ पर 1992 में। कब? 1992 में भारत डाक विभाग ने, कौन सा? भारतीय डाक विभाग ने 1992 में इन पर क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हैं? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी और हड़बू जी। तो कौन हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 4 हाथों वाले लोक देवता हो जाएंगे अपने वीर कल्ला जी राठौड़। कौन हो जाएंगे? वीर कल्ला जी राठौड़। किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं 4 हाथों वाले लोक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता यानी रोग दूर होती है? कौन से? गोगा जी, पीपा जी, तेजा जी, बाबू जी। तो साथियों ऊँटों के लिए तो किनकी पूजा की जाती है? वो की जाती है बाबू जी। ऊँटों के देवता कौन कहलाते हैं? बाबू जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को यानी भादवा की शुक्ल नवमी को मेला लगता है? तो कौन से लोक देवता है सातू गांव में? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी और फत्ता जी। तो फत्ता जी का मेला कहाँ लगेगा? सातू गांव में का भादवा शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों की रक्षा में अपने
प्राण उत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है। गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, उपयुक्त सभी। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तेजा जी, गोगा जी और बाबू जी, इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किन की रक्षा के लिए किए थे, गायों की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, इन्होंने क्या किया था, गायों के रक्षा देते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। तो साथियों, प्यारे साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी सब्जेक्ट का रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अकेले हिंदी का वेटेज कितना है यहाँ पे, 50%। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि 50% साथियों, मतलब सीधा सीधा कि 50% वेटेज हिंदी का होने के कारण सिलेक्शन का आधार क्या हो जाता है, हिंदी सब्जेक्ट। क्या हो जाता है, हिंदी सब्जेक्ट। इसलिए हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और साथियों, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।